हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे और इसमें हमें आगे के जो क्वेश्चन हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ देखने हैं। तो चलिए, जो कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा और इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे और उनकी सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मुद्रित पृष्ठ इसमें 8 रहने वाले हैं और यहाँ पर आप देखिए कि माध्यम हिंदी के लिए रहने वाला क्वेश्चन पेपर है ये, और आपका जो विषय कोड है इसका 140 है और इसमें देखिए 80 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर है और देखिए ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा बता दिया था, हमें इसका सॉल्यूशन देखना था। चलिए देखते हैं। यहाँ से आपके सभी प्रश्न हो जाते हैं और इनके सॉल्यूशन एक एक करके चलिए हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक जो है आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए, एक पिता अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा है, एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा है, एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, ए या बी दोनों। तो देखिए, व्यक्ति मंदिर जा रहा है, इसमें आर्थिक गतिविधि संलग्न ना है, नहीं है। तो इसमें आपका देखिए ए और बी दोनों ही, ये दोनों हैं, तो ये आपका जो है आर्थिक गतिविधि इसमें संलग्न है। तो ए और बी आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि मानव चाहता है असीमित, साधन सीमित हैं, साधनों के वैकल्पिक उपयोग है। तो इसमें उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सभी ही आर्थिक समस्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सीमित साधन है और मानव असीमित चाहता है और साथ ही संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग ही हैं। ठीक है, लॉटरी निकालने के लिए सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बताना है यादृच्छिक रूप से, स्त्रीकृत उद्देश्य या कोटा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं यादृच्छिक रूप से। ठीक है, तो इसका आंसर एक ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, संगठन, प्रस्तुति, वर्गीकरण या सारणीकरण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की जो विधि होती है वो सारणीकरण कहलाती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। तो इसमें देखिए राइट आंसर आपको बता दूं मैं आपको, देखिए 5वें का आपका हो जाएगा अंकगणित औसत। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं? तो 4 विधियां हैं। ठीक है, तो 4 विधियां आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं आपको अगला जो प्रश्न है वो आपको लिख कर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पूछा गया है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला है खाली स्थान सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसमें आपको लिख लेना है, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, रिक्त स्थान आपका पहला है, खाली स्थान तो उपभोग। ठीक है, उपभोग आपका आंसर हो जाएगा। उपभोग सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार। दूसरा प्रश्न है एक श्रृंखला। एक खालिस्तान श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें उसमें ऊपरी सीमा तक सभी आइटम शामिल होते हैं। तो दूसरे का देखिए आपका आंसर हो जाएगा समावेशी। ठीक है, समावेशी श्रृंखला है, वह श्रृंखला है। ठीक है, उसको कल्पित माध्य को खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा हो जाएगा आपका सहसंबंध गुणांक सदैव खालिस्तान और खालिस्तान के बीच होता है। तो -1, ठीक है, और +1 के बीच होता है। इसमें -1 भरना है और यहाँ पर +1 भर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कीमत और मांग के बीच खालिस्तान करेक्शन होता है। तो 5वें का आंसर आप भर लेंगे नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक करेक्शन होता है क्योंकि कीमत जैसे मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए खालिस्तान की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से ज्ञात की जा सकती है। तो 6ठे का आपको लिख लेना है यहाँ पर आंसर, यहाँ पर लिख लीजिए SD। ठीक है, तो इसका 6ठे का हो जाएगा। अब देखते हैं सही जोड़ी बनाई। सही जोड़ी हम देखिए इसमें मैच कर लेते हैं। आपकी सही जोड़ी यहाँ से हो जाएगी माध्यिका है। तो माध्यिका से आपको क्या मैच करना है? यहाँ पर देखिए आप माध्यिका से किसको मैच करेंगे? इसमें 4 आपके यहाँ पर सभी इसके सामने जो है आपको सामने जो है सही जोड़ी दी गई है। इसमें राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, पहले का हो जाएगा लास्ट वाला, माध्यिका से मैच करेंगे से कम से अधिक रीति में। और इसमें आगे भी लिखा हुआ है रीति में आवृत्तियों को संचयी आवृत्ति में बदलना। ठीक है, तो ये आपको पूरा हो जाएगा सही जोड़ी का पहले का। उसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा जो सही जोड़ी आपकी है, दूसरी सही जोड़ी है 10 से 15 में वर्ग अंतराल है। तो इसमें है 5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आयत वर्ग चित्र जो होता है इसका सामने ही आप देख सकते हैं आंसर है द्विविभाजित। ठीक है, द्विविभाजित, इस प्रकार से इसको मैच कर सकते हैं। दुकानदार क्या होता है? विक्रेता होता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का जो है यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये आपका समांतर माध्य से मैच कर लेंगे। मानक विचलन का गुणांक जो हो जाएगा, ठीक है, σ/x × 100, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सही जोड़ी हो जाती है आपकी। अब देखते हैं सत्य जल्दी से देख लेते हैं। सत्य सांख्यिकी यहाँ पर देखिएगा, सांख्यिकी आर्थिक समस्या का समाधान करती है। तो पहले का आपका
सत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरे का देखिए, नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है, तो इसका भी सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, जल्दी से देख लीजिए, दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये भी सत्य है। चौथा प्रश्न देख लीजिए, चौथा है सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, तो आपका जो चौथा प्रश्न हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, हमेशा नहीं। ठीक है। और पाँचवा देखिए, पाँचवा है, दो या दो से अधिक समूह या जंजीरों के बीच निश्चित संबंध को सहसंबंध कहते हैं, तो ये सत्य है। ठीक है, पाँचवा भी सत्य है। छठा देख लीजिए, मानक विचलन पैमाने से स्वतंत्र नहीं है, तो ये भी सत्य है। और सातवां भी देख लीजिए, जो कि है अंककृत माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका केवल चौथा सत्य, बाकी सब सत्य है। सो एक सत्य वाक्य में उत्तर देख लीजिए, एक सत्य वाक्य में उत्तर देखने हमें, तो पहला देख लीजिए एक सत्य वाक्य में उत्तर। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा, अर्थशास्त्र जीवन की सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसमें आपको बताना है किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, लिख कर बता दूं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो इसके अल्फ्रेड मार्शल द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, परास का सूत्र लिखिए। तो परास का सूत्र लिखना है, तो देखिए परास बराबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसका आंसर डायरेक्ट आपको शो कर देता हूँ, परास का सूत्र। ठीक है, इस प्रकार से आपका परास का जो सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं परास बराबर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस श्रृंखला में सबसे कम मूल्य। ठीक है, तो परास या रेंज का जो सूत्र हो जाता है, उच्चतम मान श्रृंखला माइनस श्रृंखला में सबसे कम मूल्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परास का। उसके बाद देखिए, भारत में कौन सा सूचकांक कीमतों में औसत मापने में मदद करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो दूसरा मैंने आपको बता दिया। तीसरे का हो जाएगा आपका, तीसरे का देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है। चौथा प्रश्न जल्दी से देख लीजिए, परिक्षेपण क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। तो परिक्षेपण देखिए, मैं आपको परिक्षेपण क्या है ये आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, परिक्षेपण क्या है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, परिक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है बिखराव, अर्थात इसके द्वारा यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि समंकों या आवृत्ति वितरण में एक रूपता है या विविधता। तो फिर से आप इसको वीडियो को पीछे करके सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मानक विचलन को परिभाषित करना है। तो मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला एक मापदंड है जो कि प्रकीर्णन की माप करता है। ठीक है, कि आंकड़े कितने फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट दिखा भी देता हूँ मानक विचलन की परिभाषा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मानक विचलन की जो परिभाषा हो जाएगी, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हो जाएगी मानक विचलन की आपकी डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए हो जाएगा आपका। अब देखिए, रैखिक सहसंबंध कब होता है, तो देखिए आपको इसमें बताना है, रैखिक सहसंबंध जब चरों के बीच रेखीय संबंध हो। ठीक है, तो रैखिक सहसंबंध होता है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखना है, इसका सूत्र होता है आपका, देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका सूत्र था आर बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे का प्रश्न है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, आंसर देखिए आपको स्क्रीन पर डायरेक्ट एक करके शो होते जाएंगे। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्रकार से आप लिख लेंगे अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सांख्यिकी क्या है, तो इसका आंसर ये आपको स्क्रीन पर आसानी से दिख रहा होगा। उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं, स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, आर्थिक डेटा क्या है, तो सभी के आंसर आपको स्क्रीन पर एक एक करके शो होते रहेंगे। आपको अच्छे से इनके स्क्रीनशॉट लेते जाना है और इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। काल श्रृंखला अंकड़ों के चित्र में प्रस्तुतिकरण की दो सीमाएं बताइए, तो ये सीमाएं आपको दिख रही होंगी। ठीक है, वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, अच्छी प्रश्नावली के कोई दो गुण लिखिए, तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों की कोई दो विशेषताएं लिखना है, तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्राथमिक आंकड़ों की कोई दो विशेषताएं। बहुलक और माध्यिका के बीच दो अंतर लिखना है, तो इसका आंसर भी आप कर लेंगे। ठीक है, और इसका आंसर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और नहीं शो हो रहा है तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, मोड के उपयोग आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, मोड के मुख्य उपयोग क्या है, तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सरल सहसंबंध क्या होता है, इसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया, इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दो प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए, तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे के प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, अच्छे प्रतिदर्श की कोई दो विशेषताएं। ठीक है, इसमें अथवा वाला देख लीजिए, उत्पत्ति में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन में क्या आप इनसे क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देखिए आपको दिख रहा है आंसर। ठीक है, स्क्रीन पर 13वां देख लीजिए, अच्छे प्रतिदर्श की विशेषता भी आपको दिख रही हैं। ठीक है,
आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की सीमाएं भी आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। ठीक है, बचत क्या है, ठीक है, बचत क्या है, इसमें जो की नहीं है बचत क्या है, तो ये भी आपको आंसर दिख रहा है। उपभोक्ता क्या है, ये तो हम देख ही चुके हैं। फ्रिक्वेंसी एरे को परिभाषित करना है, तो ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जनसंख्या को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसके बाद अनन्य और समावेशी श्रृंखला के बीच अंतर लिखिए, तो ये भी देख सकते हैं आप, आंसर इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ठीक है, सारणीबद्ध प्रस्तुति के गुण लिखिए, तो इसका भी आंसर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों का बारंबारता वक्र बनाइए, तो ये वाला कोई क्वेश्चन है, ये आपको स्वयं सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यह 17वां क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर लीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है। उम्र और निवासियों की संख्या पर दी गई है, आपको इस प्रकार से इसका बारंबारता वक्र बनाना है। ठीक है, प्रश्नावली साक्षरता अनुसूची तैयार करते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए सूचकांक संख्या के किन्हीं 4 महत्वों को, तो इसका आंसर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये वाला आप देख लेना, स्वयं कर लेना, मिल जाए तो आपको। ठीक है, उसके बाद सहसंबंध ज्ञात करने की आरक विधि का व्याख्या भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। ठीक है, अच्छे औसत की विशेषताएं आपको दिख रही होंगी, ये आपको स्वयं सॉल्व करना है। डेटा से माध्यिका की गणना करना है। ठीक है, अच्छे औसत की विशेषताएं आपको दिख रही होंगी, माध्यिका के गुण दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस प्रकार से हो जाएंगे। थोक मूल्य सूचकांक की व्याख्या कीजिए, आंसर आप दिख रहा होगा इसका। ठीक है, 21वां देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेना है। तो देख लीजिए, अनुक्रमणिका संख्या की कोई 4 सीमाएं लिखिए, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। विधा के दोष लिखना है, तो इसका भी आंसर दिख रहा है स्क्रीन पर। लॉरेंज वक्र को उदाहरण से, तो इसका आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी प्रश्न आपको हो जाते हैं। बहुलक के 4 गुण और कर लेना। इस प्रकार से आपका पूरा वीडियो में हमने पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया। कुछ प्रश्न जो रह गए हैं मैंने नहीं बताया, उनको आप ढूंढ कर लेना। इस प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी अपडेट आपके आगे के एग्जाम के आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।